हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम। ये किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या होते हैं? किरचॉफ ने 1842 में ये नियम दिए थे। किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? ये नियम दिए थे 1842 में। किरचॉफ ने नियम दिए क्यों अपने? किरचॉफ ने अपने नियम इसलिए दिए क्योंकि वो जटिल परिपथों को हल करना चाहते थे। यानी कि ऐसे परिपथ जिनको देख करके और जिनको सॉल्व करना बहुत ही कठिन था, इसलिए उन्होंने अपने नियम के माध्यम से उन परिपथों को सॉल्व किया। किरचॉफ ने किसके बारे में नियम दिए थे? जटिल परिपथों को हल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, किरचॉफ का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे जरूर तैयार करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने नियम क्यों दिए थे? तो किरचॉफ ने नियम अपने जो दिए थे वो किस लिए दिए थे? जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने अपने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए थे? 2 नियम। 2 नियम कौन-कौन से थे? पहला था इसका किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम कहते हैं इसको, केसीएल नियम भी कहा जाता है और धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम का भी कह सकते हैं, संधि का नियम भी कह सकते हैं, या केसीएल या हम धारा नियम भी कह सकते हैं। केसीएल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। इस नाम से भी इनको पुकारा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में केसीएल भी पूछ सकता है, संधि का नियम भी पूछ सकता है, धारा का नियम के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ये पहला नियम है इसका। दूसरा जो नियम है इनका, वो दूसरा नियम कौन सा है? किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी केवीएल नियम कहते हैं इसको। तो ये इसका द्वितीय नियम ये है। किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी केवीएल नियम, यानी कि लूप नियम कहते हैं, इसी को वोल्ट का नियम भी कहा जाता है। जैसे लूप नियम और वोल्टा नियम या केवीएल नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसके नाम से इनको जानते हैं। तो किरचॉफ ने 2 नियम अपने दिए थे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, यानी संधि नियम होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, देखो संधि का मतलब होता है किसी बिंदु पर आकर के मिलना। किसी बिंदु पर आकर, देखो यहाँ पर क्या संधि का नियम यानी कि धारा का नियम भी कहते हैं इसको। इसका मतलब धारा की संधि हो कहीं ना कहीं। ठीक है नहीं, यहाँ धारा की संधि होगी। तो ऐसे मान लो ये तुम्हारा एक तार हो गया, ये वाला एक तार हो गया, और एक तार इस प्रकार चला गया, एक तार इस प्रकार चला गया, यहीं से एक तार इस प्रकार चला गया, एक तार इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगी? एक संधि हो रही है तारों की। किसी तार में से धारा आ रही होगी, इसमें से आ रही है, इसमें से जा रही है धारा, इस प्रकार से यहाँ संधि से। ठीक है नहीं, तो कुछ धाराएं संधि पर आ रही हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है नहीं, तो इसके संबंध में संधि का नियम दिया गया था। तो संधि का नियम क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो संधि का नियम कहता है कि यानी कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है नहीं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो इस प्रकार से क्या दिया था? एक संधि का नियम दिया गया था, यानी कि जिसे धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसको। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम या संधि नियम या केसीएल नियम। ठीक है नहीं, तो संधि नियम क्या कहता है? किसी संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि से आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा, तो संधि पे आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा, इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सिग्मा आई बराबर है। सिग्मा आई का मतलब होता है कि यहाँ पर इसको जोड़ा जा रहा है, यानी सभी धाराओं का योग की बात हो रही है। तो सिग्मा आई बराबर होता है 0। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि आने वाली धारा का बीजगणितीय योग, आने वाली धारा जितनी भी संधि पर धारा आ रही हैं उनका योग, तथा जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कि जो आने वाली धारा जो होती है वो जाने वाली धारा के कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आने वाली धारा का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा आई इनकमिंग, यानी कि आने वाली धारा, सिग्मा आई यानी कि आउटगोइंग धारा, यानी कि जाने वाली धारा के बराबर होगी। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। ठीक है नहीं, तो संधि का नियम क्या है कि संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग सदैव कैसा होता है? शून्य होता है। यह हम कह सकते हैं संधि पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक चित्र अब मैंने बनाया है। यहाँ पर इसमें I1 धारा और ये संधि होती है। देखो यहाँ पर कई सारे तार हैं यहाँ से, तो यहाँ पर एरो के निशान देखिए, ये एरो के निशान इस संधि की तरफ जा रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी। परंतु संधि से कौन से तीर दूर जा रहे हैं? ये वाले, इनका निशान आगे की तरफ है, इसका मतलब ये यहाँ से निकल रहे हैं।
तो संधि पर ये धाराएँ आ रही हैं, ठीक है? संधि पर क्या हो रही हैं? धाराएँ आ रही हैं, संधि से ये धाराएँ जा रही हैं, ठीक है नी? तो इस प्रकार से अगर हम करें यहाँ पर इसमें नियम लगाएँ तो सिग्मा i इनकमिंग बराबर सिग्मा i आउटगोइंग। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा कैसी होती है? सदैव बराबर होती हैं, इनका अगर हम बीजगणित योग करें तो। तो अगर हम इनका बीजगणित योग करेंगे, ये वाली धारा, ये वाली धारा और ये वाली धारा, ये इन तीनों धाराओं का योग करते हैं। तो जब इन तीनों धाराओं का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो I1 + I2 + I3 बराबर होगा I4 + I5 + I6 के, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आने वाली धारा I1 + I2 + I3, जाने वाली धारा I4 + I5 + I6, ठीक है नी? ये जाने वाली धारा हो गई, यानी कि इनकमिंग धारा ये वाली हो गई आने वाली और आउटगोइंग धारा यानी जाने वाली। तो अब ये क्या हो रहा है? बराबर होता है। ये नियम कहता है कि संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणित योग सदैव कैसा होता है? बराबर होता है, ठीक है नी? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा i कितना निकल के आएगा? तो सिग्मा i जो अगर हम निकालेंगे इनकमिंग, क्या निकालेंगे? इनकमिंग यहाँ पर निकालेंगे, तो इनकमिंग धारा कितनी निकल आएगी? I, तो क्या हो जाएगा? तो सिग्मा i इनकमिंग कितना हो जाएगा? I1 + I2 + I3, ठीक है नी? तो ये हो गई तुम्हारी आने वाली धारा। अब जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी? तो सिग्मा i आउटगोइंग, 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 तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी I4 + I5 + I6, ये हो जाएंगी। और फॉर्मूला कहता है कि सिग्मा i इनकमिंग और सिग्मा i आउटगोइंग, आने वाली धारा जाने वाली धारा सदैव बराबर होती हैं। तो इसको अगर इस प्रकार से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी यहाँ पर? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5 + I6, ठीक है नी? बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर परिभाषा पहली क्या दी थी? संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? आप देखो, जब इसको इधर लेके आएँगे तो क्या हो जाएगा जी? I1 + I2 + I3 माइनस की हो जाएगा। इसको लेके आएँगे तो I4 माइनस की I5 माइनस की I6 बराबर 0। तो यानी कि इनका बीजगणित योग जब करते हैं तो वो शून्य शून्य होता है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर? धारा का जब बीजगणित योग कर रहे हैं वो कह रहा है शून्य आ रहा है। तो इस प्रकार से आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है? तो चलिए अब इसको एक नेक्स्ट और डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं कि इस प्रकार के अलावा और भी कोई डायग्राम हो सकता है? ऐसे डायग्राम के अलावा कोई और डायग्राम हो सकता है? हो सकता है, ठीक है? इसको घुमा कर भी दे सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? एक डायग्राम है। यहाँ पर कौन-कौन सी धाराएँ आ रही हैं? तो आप यहाँ पर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम को देख करके कि इसमें जो धाराएँ जो हैं संधि पर कौन धाराएँ? अब आप कहोगे यहाँ संधि तो अलग-अलग हैं। यहाँ एक संधि, यहाँ एक संधि, यहाँ एक संधि। इसका मतलब ये हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ संधि कितनी है। हमें ये देखना है कि कितनी धाराएँ इसमें आ रही हैं, ठीक है नी? तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो तीर का निशान इधर की साइड है, इसका भी इधर की साइड है, तो ये दोनों साइड से आ रही हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आगे की तरफ जाएँगी, तो ये भी यहाँ पर आ रही है और ये वाली भी आ रही है यहाँ पर। बाकी जो धाराएँ यहाँ से दूर जा रही हैं, ठीक है नी? तो इसका मतलब इस संधि से ये बाकी धाराएँ जो हैं दूर जा रही हैं, परंतु ये I4 और I3 और I2 और I1 ये सब जुड़ रही हैं यहाँ पर, एक ही तरफ से आ रही हैं, ठीक है नी? ये सब जा रही हैं और यहाँ से सब की सारी ये निकल रही हैं। तो यहाँ पर सिग्मा i क्या हो जाएगा? सिग्मा i का अगर यहाँ मान लिखेंगे तो सिग्मा i हो जाएगा I1 + I2 + I3 + I4। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि I1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I1 + I2 + I3 + I4 बराबर होगा, यानी कि इनकमिंग ये हो गई। आउटगोइंग कौन सी है? ये वाली I5 + I6 + I7 + I8। तो यहाँ हो जाएगा I5 + I6 + I7 + I8, ठीक है ना? इस प्रकार से। तो आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का विपरीत रूप क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको अगर इधर लेके आएँगे तो क्या हो जाएगा जी? I1 + I2 + I3 + I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 माइनस I8 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से ये होते हैं डायग्राम। आप कहोगे कि इससे न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनेगा? तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से बन सकता है। चलिए मैं आपको एक समझा देता हूँ कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से बन सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये तुम्हारे यहाँ पर है तार। इस तार में इसमें से आ रही है 10 एम्पीयर की धारा और इसमें से आ रही है 15 एम्पीयर की धारा, ठीक है नी? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो धारा निकल रही है, मान लेते हैं 3 एम्पीयर की धारा यहाँ से निकल गई और 2 एम्पीयर की धारा यहाँ से निकल गई। अब हमें देखना है कि इस तार में कितनी धारा होगी। तो किस प्रकार निकालते हैं? देख सकते हैं आने वाली धारा कौन सी है? ये वाली संधि पर, जाने वाली ये वाली है सभी। तो अब किस प्रकार करेंगे? यहाँ की धारा मान लेंगे हम आई, ठीक है नी? अब करते हैं इनकमिंग कितनी है? ये वाली, तो 10 + 15 बराबर जाने वाली कितनी है? 3 एम्पीयर + 2 एम्पीयर + आई एम्पीयर, यानी 1 आई। सबको जोड़ो कितने? 15 और 10 हो गए 25 बराबर, ये हो जाएगा 5 + आई, ठीक है नी? आई निकालेंगे तो 5 इसमें से घटा देंगे तो आई बराबर निकलेगा 25 माइनस के 5, यानी कि 20 एम्पीयर की धारा इस तार से गुजरेगी। कितनी गुजरेगी? 20 एम्पीयर की धारा, ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल बन सकता है तुम्हारा, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है? तो ये होता है इसका न्यूमेरिकल। अब चलते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ।
कि सेकंड लॉ क्या होता है इसका, तो सेकंड लॉ की तरफ इसके चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि लूप नियम भी कहते हैं इसको, वोल्टा नियम भी कहते हैं या केवीएल नियम भी इसको कहा जाता है। लूप नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बंद लूप पे लागू होता है, ठीक है नहीं। वोल्टा नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वोल्टता के बारे में ही पता किया जाता है, ठीक है। केवीएल का नाम यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसलिए ही पढ़ा है, इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या लिखा है पहले समझते हैं, क्या लिखा है। किसी बंद लूप अथवा बंद पास की विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं, किसी बंद लूप अथवा बंद पास, ठीक है नी, के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं और उन और प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग तथा पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है नी। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी बंद लूप या बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफलों के बीजगणितीय योग जो है वो किसके बराबर होता है, योग पास में लगे, ये तथा हटा देंगे, पास में लगे यानी बंद पास में लगे, यहाँ लिख लेंगे बंद पास में लगे तो वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो जितने भी सेल यहाँ पर देखो, समझ में नहीं आया होगा अभी तुम्हारे, चलिए मैं आपको इसको चित्र से क्लियर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेल लगा हुआ है, सेल से एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर 2 सेल लगे हुए हैं, यहाँ पर कितने प्रतिरोध लगे हैं, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक सेल लगा है तो इसकी जो वोल्टता होगी इसके सिरों पर होगी, तो कह सकते हैं कि जो इसकी जो वोल्टता है वो इसकी वोल्टता के बराबर होगी। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो होगा वो यहाँ पर कितनी वोल्टता लगेगी, देखो इसमें से धारा आई प्रवाहित हो रही होगी, कितनी धारा जाएगी, आई धारा प्रवाहित हो रही होगी। आई धारा जब इसमें से गुजरेगी तो यहाँ पर कितना, इस पर ओम के नियम से विभव कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा। ओम के नियम से यहाँ पर विभवांतर और विभव कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आई आर। तो ये एक वोल्टता यानी सिरों पर लगने वाली वोल्टता वो कहाँ से आई, इस सेल ने दी। तो इस सेल के बराबर ही यहाँ वोल्टता लगेगी। यदि इसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लें, शून्य मान लें, तो यहाँ पर जो जी वोल्टता है, जितनी वोल्टता 50 वोल्टेज का, तो यहाँ 50 वोल्टेज ही देगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये वोल्टता इसके बराबर होगी। यहाँ पर बहने वाली धारा, इसमें जो बहने वाली धारा जो है आई आर, ठीक है नहीं। तो एक बंद लूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये बंद लूप है क्योंकि यहाँ कुंजी लगी हुई है। तो इस बंद लूप में लगे विभिन्न खंड, तो ये भी खंड यहाँ पर लगा है, एक मान लो प्रतिरोध लगा है, इसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, यानी कि ये वोल्टता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वोल्टता ओम के नियम से। और यहाँ पर भी वोल्टता लगी है, उसमें लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि सेल दिया गया है और इस पर जो लगने वाली वोल्टता आई आर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यानी कि किसी बंद लूप अथवा बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, तो यहाँ तो एक ही खंड है इसलिए इसमें प्रवाहित धारा आई है, प्रवाहित धारा तथा उसमें लगे प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है नहीं। अब सेकंड वाले को देखिए, तो यहाँ पर जब इस प्रकार से, तो इसका मतलब इन दोनों का विद्युत वाहकबल, तो यानी कि इनको जोड़ देंगे तो यानी कि E1 प्लस E2 ये किसके बराबर होगा, इनकी वोल्टता के बराबर। इसकी वोल्टता कितनी हो जाएगी, IR1 प्लस IR2, ठीक है। इसी प्रकार से तो होगी, धारा तो सेम होगी, इसके कारण भी धारा क्या हो जाएगी, सेम, यानी कि इसकी धारा जो इसके कारण धारा क्या हो जाएगी, एक ही धारा होगी। तो यहाँ से निकलने वाली धारा कितनी होगी, एक होगी, यानी आई होगी। तो इनके सिरों पे वोल्टता, इसके सिरे पे वोल्टता के बराबर ये वोल्टता होगी, ये वाली जो वोल्टता है वो इसके बराबर होगी, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो वही कह रहा है ये नियम, क्या कह रहा है कि किसी बंद लूप अथवा बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जो उसमें बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल की, ठीक है स्टूडेंट। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये किसी बंद लूप अथवा बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं और प्रतिरोधों की गुणनफलों के बीजगणितीय योग बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिग्मा ई बराबर, सिग्मा यानी विद्युत वाहक बल, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर के बराबर होगा, ठीक है नहीं। इसको हम जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा विद्युत वाहक बल यानी कि ई माइनस सिग्मा आई आर बराबर 0। तो कह सकते हैं यहाँ पर वोल्टता है ना, तो यहाँ पर इनको घटाएंगे तो यहाँ पर वोल्टता आएगी, ठीक है। क्या आएगी यहाँ पर, वोल्टता आ जाएगी, यानी कि कितना विभव में परिवर्तन हुआ है, विभवांतर निकल जाएगा डेल वी बराबर 0, ठीक है नहीं। तो किसी बंद लूप में लगे विद्युत प्रतिरोध वगैरह जो भी है खंड में लगे उसमें प्रवाहित वोल्टता का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सभी वोल्टताओं का योग कितना होगा, शून्य हो जाता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, कितने भी वोल्टेज यहाँ पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये करना है और इस प्रकार से यहाँ पर ये डायग्राम होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए यहाँ पर कि ये केवीएल नियम जो है किस प्रकार से लगाते हैं, तो उसके लिए चिन्ह प्रपाठी क्या होती है जो कि न्यूमेरिकल में काम आती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। किरचॉफ के नियम को लगाने के लिए चिन्ह प्रपाठी, किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाते हैं उसके लिए एक चिन्ह प्रपाठी होती है, उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक प्रतिरोध होता है, अगर प्रतिरोध में धारा
इस प्रकार से बह रही हो और उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हों लूप के साथ, ठीक है नहीं? लूप के साथ हम चल रहे हों, अभी मैं बताऊँगा किस प्रकार चलते हैं। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लूप में चल रहे हैं, तो यहाँ पर IR किसका होगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। जिस डायरेक्शन में प्रतिरोध हो उसी डायरेक्शन में क्या हो तुम्हारी धारा हो, जिस डायरेक्शन में हम लूप पे चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है? धारा। तो धारा की दिशा में अगर हम लेंगे वोल्टता तो क्या आएगी? माइनस की IR आएगी। ऐसे अगर हम इसके विपरीत लेंगे, देखो धारा इधर है परंतु इसके विपरीत चल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस की IR आएगा, ठीक है नहीं? ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे क्या लगा है? एक सेल लगा है। अगर सेल के प्लस वाले सिरे से हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ऐसे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे यानी कि इस प्रकार से जा रहे हैं। पहले पहली पुट कौन सा सिरा पड़ रहा है? प्लस, फिर बाद में माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? माइनस का, तो माइनस का ई हो जाएगा, ठीक है नहीं? और यदि हम विपरीत चलेंगे तो विपरीत जाएँगे तो प्लस का हो जाएगा, विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और यहाँ पर संधारित्र के भी देख लेते हैं, संधारित्र के लिए भी यहाँ प्लस मिलता है तो माइनस का आएगा और प्लस नहीं मिलता है, माइनस मिलता है तो क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो Q/C हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से ये चिन्ह प्रपाटी होती है, इस चिन्ह प्रपाटी को एक बार देख लेंगे और एक बार नोट कर लेंगे। इसको उल्टा भी हम पढ़ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही सही हो, किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि IR एक नियम को फॉलो करना होगा, IR की दिशा में चलेंगे तो प्लस को मान सकते हैं, इसके विपरीत माइनस मान सकते हैं, ठीक है नहीं? तो ऐसे भी हो सकता है, परंतु आपको एक ही नियम फॉलो करना है, ठीक है नहीं? तो चलिए इसको एक बंद लूप पर लगा करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक लूप लिया गया है, ये इस लूप में हम लगा के दिखाते हैं। तो पहली पुत हमें क्या करना होता है? एक लूप मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? एक लूप मानना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट? लूप का मतलब होता है एक बंद लूप जिस पर हम चल सके, ठीक है नहीं? तो ये यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है एक बंद लूप है, ये मैंने बंद लूप मान लिया है। अब मैं बंद लूप यहाँ पर लेता हूँ, तो मैं बंद लूप कौन सा लेता हूँ? ABCDA। देखो लौट करके वहीं आना है तब एक बंद लूप होता है, ऐसा नहीं है कि ABCD यहाँ तक होगा तो ये वाला तो रह गया बीच में। तो ABCDA तो जब यहाँ तक आएंगे तब ये बंद लूप माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे चल कैसे रहे हैं? इस प्रकार से चल रहे हैं, ऐसे, ऐसे चल रहे हैं घूम करके, ठीक है नहीं? तो इसमें हम किस प्रकार से लगाएँगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले पास का चयन करना पड़ता है, तो पास ABCDA। तो में अगर हम केवीएल नियम लगाएँगे, वोल्टेज लॉ, ठीक है नहीं? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किस प्रकार से लगेगा? चलो लगाते हैं। तो यहाँ से अगर देखे जाए, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से है A और B। तो A, B में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, धारा है ना, वो तो तार है सिंपल। यहाँ से देखेंगे तो B और C में क्या मिल रहा है? देखो धारा की दिशा ये है और इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस का IR, मैंने अभी बताया था, तो माइनस का IR आ जाएगा, ठीक है नहीं? प्लस, प्लस क्यों आया है? प्लस इसलिए आया क्योंकि पहले माइनस मिला है, इसलिए इस विद्युत भागफल प्लस का हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी वोल्टांकों का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं? अब यहाँ से अगर E निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? इसको इधर ले जाओ तो क्या IR, ठीक है नहीं? तो अभी जो हमने देखा था उसमें भी क्या था? एक ही प्रतिरोध था और एक सेल था। तो वहाँ पे जो विद्युत भागफल आया था वो IR के बराबर आया था। जो हमने अभी मैंने डायग्राम जो आपको पीछे बताए थे उसमें। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं। वैसे भी अगर आपको यहाँ पर निकालना होगा तो इसी प्रकार से निकालेंगे। E एक सेल है, वो इसकी वोल्टता के बराबर होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। इसी को ऐसे कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं? अब आप कहोगे कि नहीं हमको ये लूप नहीं लेना, दूसरा लूप लेना है, तो आप उल्टा भी लूप ले सकते हैं। तो मैं चलिए मैं यहाँ पर दूसरा लूप दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लूप ले लिया ADCBA। कौन सा वाला? ADCBA। लौट करके ऐसा उल्टा ले लिया। जब उल्टा लोगे तो उल्टा ले लो यहाँ पर। तो उल्टा जब लूप लिया जाएगा तो यहाँ पर देखो पहले प्लस का मिला तो यहाँ पर विद्युत भागफल क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जाएँगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो प्रतिरोध मिल रहा है, धारा ऐसे है तो उसका उल्टा है तो प्लस में आएगा तो IR आ जाएगा। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है तो यहाँ 0 ले लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा विद्युत भागफल बराबर IR, ठीक है नहीं? क्योंकि इसको इधर ले आओ तो ये फिर वही कंडीशन पे यहाँ पर निकल के आएगा, कैसे भी निकाल लो। तो इसमें एक बंद लूप का चयन करना होता है, ठीक है स्टूडेंट? अब चलते हैं और एक और डिफरेंट टाइप के लूप पर इसको लगा करके दिखाते हैं। यहाँ पर 2 विद्युत भागफल लगे हुए हों, सेल लगे हुए हों, ठीक है? चलिए ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है, इस लूप में हम लगा करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से KVL नियम लगाया जाता है। तो इस लूप में दो विद्युत भागफल यानी 2 सेल लगे हुए हैं और 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसमें हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं? एक लूप का चयन करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लूप चयन कर लेता हूँ। मैं इस प्रकार से एक लूप चयन करता हूँ, इस प्रकार से। तो पहले वाला ABCDA मैंने लूप चयन किया, ABCDA ये लूप चयन कर लिया मैंने। इसमें KVL नियम लगाऊंगा तो उसी प्रकार से लगाना है। तो चलिए A और B, A B पे गए, पहले A B पे जाएंगे तो A B पे कुछ नहीं मिलेगा। B और C पे जाएंगे तो देखो पहले धारा की दिशा में प्रतिरोध मिल रहा है और दूसरा भी प्रतिरोध इसी डायरेक्शन में है। तो किस प्रकार से हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस का IR1, ठीक है नहीं? और ये धारा तो एक ही होगी ना इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का IR2, ठीक? अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे CD यानी कि CD पे कुछ नहीं है, D और A पे आएंगे डायरेक्ट। तो D और A पे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो पहले माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस में तो प्लस का सिरा लेंगे, क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। प्लस E2 प्लस E1 बराबर सभी वोल्टेजांकों का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो सबका 0 हो जाएगा। अब देखो इसको 0 से मतलब 0 की साइड में ले जाएंगे, यानी कि बराबर से पलटा ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तब जाके। तो जो E2 प्लस E1 बराबर IR1 प्लस IR2 हो जाएगा, ठीक है नहीं? IR2 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2, ठीक है नहीं?
तो वैसे भी ये ठीक था यहाँ पर कि जब E1 प्लस E2 करेंगे तो क्या लगेगा, IR1 निकल के आएगा प्लस IR2 निकल के आएगा। हमने देखा था अभी पीछे, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से होगा। अब आप कहोगे नहीं, हमें ये लूप नहीं लेना, दूसरा लूप लेना है। तो जब दूसरा लूप लेगा तो उल्टा भी ले सकते हो उसका लूप। ऐसा तो है नहीं कि अब जहाँ से तुम आधा ले लोगे आधा नहीं लोगे, लूप लेना पड़ेगा, बंद लूप लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आप उल्टा ले लो उसका। चलिए मैं एक उल्टा लेके भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर लूप लेता हूँ कौन सा, उल्टा वाला। अब मैं लूप कौन सा लूंगा, ADCB, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पे मैं ये वाला लूप लेता हूँ, मैंने ले लिया ADCBA में केवीएल नियम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चलेंगे A से D, तो A से D जाएंगे तो प्लस प्लस मिल रहा है, तो इसका मतलब माइनस में आएगा, माइनस का E1 माइनस का E2, ठीक है नहीं, इस प्रकार से माइनस का E1 माइनस का E2। और यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से विपरीत डायरेक्शन में, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा यहाँ पर, माइनस में। तो माइनस का देखो ये माइनस में है तो किस में आएगा, ये प्लस में आएगा, सॉरी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इधर की साइड विपरीत में है, ये माइनस में है। देखो यहाँ से अगर प्लस मिल रहा है तो ये माइनस में आएगा E1 और ये भी E2 माइनस का, ठीक है नहीं। इधर जा रहे हैं, देखो धारा की दिशा ये है और इसके विपरीत जा रहे हैं तो ये प्लस मिलेंगे। तो IR2 प्लस में और IR1 प्लस में, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लगाएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब A से D जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का E1 माइनस का E2 प्लस IR2 प्लस IR1 बराबर 0। सही बोलता है, योग शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है नहीं। तो ये तो इधर ही था और यहाँ पर कितना हो जाएगा, IR2 प्लस IR1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले गए ना कि इसको, ठीक है। E1 प्लस E2 बराबर IR2 प्लस IR1, इसको क्रम से लिख देंगे E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2, ठीक है नहीं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से केवीएल नियम लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों नियम आपको समझ में आ चुके होंगे, किरचॉफ के नियम। एक बात और मैं आपको बता दूं, किरचॉफ का जो पहला जो नियम जो होता है वो किस पे आधारित होता है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। पहला नियम संधि का जो नियम दिया गया है वो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में प्राप्त होता है, इसलिए। और इसमें जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ही, जितनी ऊर्जा सेल की पहले थी उतनी ऊर्जा उसे भी प्राप्त होती है बाद में बोल्टताओं पर लगती है, ठीक है नहीं, रूपांतरित हो जाती है, दूसरे बोल्टताओं पर लग जाती है जाके, इसलिए। तो यहाँ पर दूसरा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका किरचॉफ के नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।